हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म भरने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कितना एज होना चाहिए तथा आपका फीस कितना लगेगा, किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अगर नोटिफिकेशन देखते हैं तो इसमें देखिए दिया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं भर्ती बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षण नागरिक सेवा संरक्षक पदों पर सीधी भर्ती 2025। ठीक है, उसके बाद अगर स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए इतने पदों पर यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में को मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु अधियाचन प्राप्त हुए हैं। जैसे कि किसके किसके लिए है, आरक्षी नागरिक पुलिस के लिए है, आरक्षी पीएससी के लिए है, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के लिए भी है, महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी के लिए है, आरक्षी घुड़सवार पुलिस पुरुष के लिए है, जेल वार्डन है और जेल वार्डन महिला के लिए है। इतने पदों पर आपका क्या है जो पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर आपका वेतन लिखा हुआ है। ठीक है, कौन से ग्रेड पर है। अगर हम यहाँ देखते हैं आरक्षी नागरिक पुलिस यानी पुरुष और महिला दोनों के लिए है, जो कि यहाँ पर अगर जनरल वालों की बात करें तो 4191 पोस्ट है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए है 1046 पोस्ट है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए है 2826 पोस्ट है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए है 2198 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 208 पोस्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आरक्षी पीएससी। ठीक है, इसके लिए भी इसी तरह प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग-अलग पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आरक्षी विशेष सुरक्षा बल के रिक्त पदों के लिए है जो केवल पुरुषों के लिए है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक कैटेगरी के लिए इतने पोस्ट दिए गए हैं। ठीक है, वहाँ उसके बाद अगर हम देखते हैं महिला बटालियन के लिए भी है। ठीक है, जो कि जनपद लखनऊ, बदायूं और गोरखपुर के लिए हो सकता है। ये केवल महिलाओं के लिए है। यहाँ पर भी सभी श्रेणियां दी गई हैं और उनके सामने उनके पोस्ट दिए गए हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि आरक्षी घुड़सवार पुलिस के रिक्त पदों का श्रेणी विवरण यानी केवल पुरुषों के लिए है ये, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि प्रत्येक श्रेणी के लिए जैसे कि जनरल के लिए 30 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटें हैं और ओबीसी के लिए 19 सीट है और एससी के लिए 14 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट है। ठीक है, जेल वार्डन की बात करें पुरुष के लिए तो भी यहाँ पर कुछ सीटें दी गई हैं, यहाँ आप अच्छी तरह से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद जेल वार्डन महिला के लिए भी कुछ सीटें हैं। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और अपने टेलीग्राम चैनल पे दोनों जगह हम अपलोड कर देंगे, इसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आवेदन का समय सारणी दिया है, आवेदन करने की तिथि है 31/12/2025 है और 30/1/2026 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है 31/12/2025 से भी स्टार्ट हो जाएगा और 30/1/2026 तक इसका सबमिट कर सकते हैं। जमा किए गए शुल्क के समायोजन की तिथि जो है 31/12/2025 से 2/2/2026 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी को आवेदन से पूर्व क्या होना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब कैसे वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, अगर अभी आप किए नहीं है तो मैं इस वीडियो में वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख देख सकते हैं कि ये सारे नोटिफिकेशन है, तो अच्छी तरह से आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, बिना इसको पढ़े आप अपलोड मत कीजिएगा कोई कोई भी डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है आयु। ठीक है, आयु अगर देखते हैं तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर दे दिया गया है कि 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और इसकी तरह कितनी छूट है यहाँ पर भी हम दे दिया गया है कि कहाँ से कहाँ तक इनका जो आयु होनी चाहिए तभी ये फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सीधी देखिए सामान्य वर्ग के लिए देखें और ईडब्ल्यूएस के लिए देखें तो पुरुष आयु कब से यानी 2/7/2003 से 1/7/2007 के बीच में इनका जन्म होना चाहिए, जो जन्म तिथि है, तभी ये फॉर्म भर सकते हैं। और महिला आयु के लिए 2/7/2000 से लेके 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। और अनुसूचित जाति की हम बात करें यानी एससी की बात करें तो 2/7/1998 से लेके 1/7/2007 और महिला के लिए अगर हम बात करें तो एससी के तो 2/7/1995 से लेके 1/7/2007 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए अगर हम बात करें तो 1/7/1998 से 1/7/2007 तक और महिला के लिए यही बात करते हैं तो 2/7/1995 से 1/7/2007 तक होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग का भी वही सेम प्रोसेस है। आप सभी ये सब आप अच्छी तरह से इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो ये सारे आपका जो नोटिफिकेशन है बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है हम वहां पर देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे, जो कि यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस भारतीय एम्प्लॉयमेंट बोर्ड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रजिस्टर हियर। ठीक है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन विद अकाउंट करेंगे और लॉगिन विद अकाउंट या लॉगिन विद आधार आईडी या लॉगिन विद डिजिलॉकर तीनों से आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रजिस्टर हियर पर क्लिक करें। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा देखिए एक पेज खुलकर आ जाता है। यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा है वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें अपना ईमेल आईडी
और मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिट करके यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी करेंगे तो एक आपके ईमेल पर ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर पर भी एक ओटीपी जाएगा। ठीक है, तो जो ओटीपी जाएगा यहाँ पे आप फीड करेंगे और मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाएगा आप यहाँ पर फीड करेंगे। फीड करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देंगे। तो हम चलिए हम इसको पहले फीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ओटीपी फीड कर दिया है, उसके बाद क्या करेंगे, आप वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे हमारा ये वेरीफाई होकर आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेरीफाई होने के बाद हमारा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन जो खुलता है, यहाँ पर आपको सत्यापन करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए जो आप वेरीफाई करेंगे यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन कह रहा है, वेरिफिकेशन थ्रू आधार। आप अगर आधार से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। और वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, अगर डिजी लॉकर से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। या दोनों से नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन जो करूंगा आधार से करूंगा। ठीक है, तो मैं आधार पर क्या करूंगा, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही आधार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट ऑप्शन जो खुल के आता है सत्यापन का, तो यहाँ पर कह रहा है कृपया अपना आधार कार्ड नंबर डालें। यहाँ पर क्या करेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी और इस पर क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा और इसमें फीड करके आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे हमारा नेक्स्ट स्टेप खुलकर आ जाता है। तो देखिए जो आधार कार्ड पर ओटीपी गया था मैं उसको फीड कर दिया हूँ। अब ये क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, ठीक है, हमारा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन खुलकर आता है। यहाँ पर देखिए अगर आप देखते हैं तो आधार के अनुसार आपका पूरा नाम, यहाँ पर जो आधार में नाम रहेगा वो आ जाएगा। फिर आधार के अनुसार जन्म तिथि, जो आधार में आपका जन्म तिथि होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आधार के अनुसार जो आपका जेंडर होगा ये यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका 10वीं के आधार जो प्रमाण पत्र में दिया है 10वीं में, वहां पर यहाँ पर जो नाम दिया है वो फिट करेंगे और यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फिट करेंगे और जो वहां पर जेंडर है ये फिट करेंगे। उसके बाद फादर नेम यहाँ पर टाइप करेंगे और रीटाइप फादर नेम करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, आप प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं, प्रोसीड करने के बाद देखिए आएगा आपका आप अपना पासवर्ड बनाए। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक पासवर्ड बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः पासवर्ड कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पासवर्ड होगा इस तरह से आप पासवर्ड बनाएंगे। देखिए जो पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर होगा, स्मॉल लेटर होगा, अंक होंगे और ये जो लेटर्स दिए हैं आपको स्पेशल कैरेक्टर ये भी होने चाहिए। सारे कैरेक्टर मिलाकर ये पासवर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम एक पासवर्ड बना देते हैं। अब पासवर्ड बनाने के बाद आप देखिए यहाँ पर प्रीव्यू कर देंगे एंड क्रिएट एन अकाउंट पर। ठीक है, तो पहले हम पासवर्ड बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर पासवर्ड हमारा बन चुका है। अब क्या करेंगे, आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑप्शन है खुलकर आ जाता है। इसको आप सही से मिला लीजिए। अगर आपका सब सही है तो यहाँ पर चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए, देखिए, और यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट कर दीजिए। अगर गलत है कुछ तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप एडिट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सब कुछ सही है। सही होने के बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारा अकाउंट जो हो गया क्रिएट हो गया, यानी हमारा ओटीआर क्या हो गया है, भर चुका है। अब देखिए हमें जब ओटीआर जो होगा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लॉगिन करना है। तो हम लॉगिन यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखिए हमने वहां पर जो फॉर्म भरा है लॉगिन विद अकाउंट, यानी मैं यहाँ से क्या करूंगा, क्लिक करूंगा। जैसे ही इस पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये नया ऑप्शन खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए चाहे आप अपना मोबाइल नंबर फिट कीजिए और चाहे ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड। आप देखिए यहाँ जो कैप्चा है वो खुद ही वेरीफाई होगा। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए हम फिट करके लॉगिन कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए एक टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं। या तो सेंड ओटीपी टू ईमेल, यानी जो अपना ओटीपी है वो ईमेल पर मंगवा सकते हैं और यहाँ पर फिट करेंगे। या तो सेंड ओटीपी टू फोन, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेंड ओटीपी टू फोन करते हैं। तो हमारे ओटीपी देखिए फोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा और उसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम फीड करेंगे। फीड करने के बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया, जो ओटीपी है वो फीड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉगिन करते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो देखिए हमारा जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा ऑनलाइन एप्लीकेशन आ जाता है और यहाँ पर जो भी भर्तियां आई रहेंगी इस पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए वर्तमान में यूपी पीआरबी, ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड द्वारा प्रतिबद्ध नहीं हूँ। यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो हमारा नेक्स्ट पोर्टल खुलकर आ जाता है। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम
इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट और प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू ये दिया है। तो आपको सबसे पहले पर्सनल डिटेल पर आते हैं। यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल दिया है। तो यहाँ पर देखिए आवेदक का पूरा नाम, जैसे कि आपका पूरा नाम जब OTR किए थे वही आ जाएगा। यहाँ पर आपका जेंडर आ जाएगा, यहाँ जन्म तिथि और यहाँ पर आपका एज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीयता आ जाएगा, उसके बाद ईमेल आईडी आ जाएगी और मोबाइल नंबर आ जाएगा, पिता का नाम आ जाएगा, माता का नाम आ जाएगा और यहाँ वैवाहिक स्थिति है। जो भी हम आपका वैवाहिक स्थिति है आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे अच्छी तरह से सेलेक्ट कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं। जैसे स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आते हैं तो उसके बाद हमारा आता है मूल निवास का ब्यौरा, ठीक है। क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं? अगर आप जैसे कि यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। जैसे कि अगर आप नो करते हैं तो आपको ये लिखा हुआ आ रहा है चूंकि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है इसलिए आपको आरक्षित श्रेणी में माना जाएगा। तो मतलब आप क्या होंगे, जनरल से ये फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप इसको यस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कुछ खुल कर आ जाते हैं, जैसे कि कह रहा है कि मूल निवासी यानी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, जो आपका जिला है उसको आप क्या करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो प्रमाण पत्र जारी किए हैं उस अधिकारी का नाम। तो यहाँ पर जो भी आपके हैं तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, तो जो भी हैं उनको यहाँ पे क्या करेंगे, फीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मूल निवास यानी डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने का जो डेट है आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका किस डेट पर क्या किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। जिसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र आवेदन संख्या। तो देखिए इसमें जो डोमिसाइल होते हैं उसमें दो संख्याएं होती हैं, एक प्रमाण पत्र आवेदन संख्या और दूसरा होता है हमारा डोमिसाइल यानी प्रमाण पत्र क्रमांक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रमाण पत्र आवेदन संख्या को फीड करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या को फीड करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आता है श्रेणी यानी कैटेगरी आपका आ जाता है। तो आप यहाँ पर अनरिजर्व है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, तो आपको कोई फॉर्म इसमें फिल नहीं करना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा, ठीक है। आप अपने से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अगर एससी से फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, एससी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है श्रेणी यानी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो जिला है वो क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है जिन्होंने जारी किया है वो प्राधिकारी का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मान लीजिए जो भी है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी हमारा है हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो डेट जिस डेट पर इशू है वो डेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद यहाँ का है प्रमाण आवेदन संख्या, जो प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या है वो यहाँ फिट करेंगे और क्रमांक यहाँ ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं, इसको फिट कर लीजिएगा। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ कह रहा है पता विवरण यानी एड्रेस कह रहा है। तो यहाँ पर जो भी आपका स्टेट है आप क्या करेंगे, अपना स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अपना एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे फिट करना होगा। उसके बाद थाना, जो आपका थाना आता है वो यहाँ पे फिट करना होगा। आप पिन कोड यहाँ पे आएगा वो आप अपना पिन कोड यहाँ पे फिट करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि आपका अस्थायी पता, ठीक है, और दोनों सेम है यानी जो करस्पॉन्डिंग एड्रेस है और जो परमानेंट एड्रेस है दोनों सेम है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सेम इधर भी आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए परमानेंट एड्रेस क्या होता है, आप करस्पॉन्डिंग जैसे कि आपके जो आधार पर, पैन कार्ड पर जो भी है एड्रेस होता है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। और आप कहीं रूम लेकर रह रहे हैं, ठीक है, या कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो वो करस्पॉन्डिंग एड्रेस हो गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों आपका सही से देख के आप फिट कर सकते हैं। उसके बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर लिखा है राज्य संघ, ठीक है। जो भी आपका राज्य है वो क्या करेंगे यहाँ पे फीड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव करने के बाद हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट पोर्टल खुलकर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का विवरण, ठीक है। क्या आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित यानी डीएफएफ, ठीक है अगर है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। जैसे ही यस करते हैं तो आपको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा किस जिले से हैं, ठीक है, सारी चीजें फिट करना होगा। अगर आप नहीं है तो यहाँ आप क्या करेंगे, नो करेंगे। उसके बाद कह रहा है भूतपूर्व सैनिक विवरण यानी आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ आप क्या करेंगे, यस करेंगे। फिर उसका विवरण आप यहाँ पे फिट करेंगे, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी का विवरण, आप यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। तो आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है, एनओसी डेट, ये सारी आपको फिट करना होगा, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ सिंपली नो कर सकते हैं। अगर आपके पास जैसे होम गार्ड के विवरण है, आपका यहाँ लिखा है क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होम गार्ड के रूप में सेवा की है। अगर आप होम गार्ड में हैं और 3 साल तक किए हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पर नया पोर्टल आ जाता है। यहाँ पर लिखा है आवश्यक शैक्षिक योग्यता, ठीक है, इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट। अगर आपने 10th जो फॉर्म भरते समय आपने 10th का डिटेल फिट किया होगा तो वो डिटेल यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, 12th का
यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12th का है, तो 12th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट, तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका बोर्ड ओपन होकर आ जाता है। तो आप जिस बोर्ड के हैं, जैसे कि हम यूपी बोर्ड के हैं, तो यहाँ पर देखिए बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश पर क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कह रहा है उत्तीर्ण करने का वर्ष, जो भी आपने उत्तीर्ण किया है उसको आप यहाँ क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, कि आपने 12th कब उत्तीर्ण किया है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे कि हमने जो भी डेट पर उत्तीर्ण किया है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप इंटर का रोल नंबर यहाँ पे भरेंगे 12th का, और उसके बाद क्या यहाँ पर प्रमाण क्रमांक यहाँ पर फिट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही 12th का हम सारा डिटेल फीड कर देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ जाता है ऐड करने का। अगर कुछ गलत है तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं, इसको भी एडिट कर सकते हैं, और नहीं तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो हमारा नया पोर्टल खुलकर आ जाता है, ठीक है, अपलोड डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी एससी के लिए कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप सेलेक्ट करेंगे सर, उसके बाद अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि आपका सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डोमिसाइल भी आपको यहाँ से अपलोड करना है, और यहाँ से उसको देख भी सकते हैं। फिर कह रहा है 10th स्टैंडर्ड या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट और 10th स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट मार्कशीट। देखिए सर्टिफिकेट और मार्कशीट अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, दोनों अलग अलग भरेंगे। अगर एक ही सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही में है तो आप क्या करेंगे, दोनों एक ही आप फीड करेंगे, ठीक है। दोनों में क्या करेंगे, वही अपलोड कर देंगे। अगर जैसे कि 12th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, जैसे कि अब क्या आता है कि जो सर्टिफिकेट होता है और मार्कशीट दोनों एक में आता है 12th का, तो आप क्या करेंगे, दोनों इसमें वही फिट कर देंगे, ठीक है, यानी अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया है, और इसको आप यहाँ से अच्छी तरह से देख सकते हैं कि वही डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देखिए लाइव कैप्चा इमेज, ठीक है, जो कि आपको लाइव इसका कैमरे से आपको इसका फोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो आपका सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर यहाँ पर लिखा हुआ है अधिकतम छवि आकार कितना होना चाहिए, 20 के भी होना चाहिए और न्यूनतम 5 के भी होना चाहिए, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं वो तो आप पीडीएफ में ही अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने फोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करते हैं उसके बाद हम इस पोर्टल पर आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है कि आवेदित पदों पर अपनी वरीयता के अनुसार प्लस पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आपके जो ऑप्शन है यहाँ पे ओपन होकर आ जाते हैं, ठीक है। आपको जो प्रेफरेंस देना है उस पर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे। मुझे मान लीजिए पहला ये था, दूसरा ये, ठीक है। इस तरह से आप क्लिक करेंगे, आपकी वरीयता क्या हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूँ उसके लिए मैंने अपने अपने पद की वरीयता क्रम की जांच कर ली है, ठीक है। इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पर अभी 3 बाकी है, इसलिए यहाँ पे अभी क्लिक नहीं हुआ। इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र, ठीक है, कि अगर आपके पास ओ लेवल है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे यस करते हैं वो सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रादेशिक सेना में सेवा दी है, ठीक है। अगर आप जैसे कि प्रादेशिक सेना में आपने रहा है तो आप यहाँ पे यस करेंगे, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है राष्ट्रीय क्रेडिट कोड का 20 सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपके पास है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे यस करके उसको भी यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे सिंपली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है डिक्लेरेशन आ जाता है, तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो कहता है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापित सूचना में वर्णित सभी प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसको आप क्या करेंगे, यस कर देंगे, ठीक ना। आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके अनुरूप जो होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद क्या करेगा, देखिए यहाँ पर आ रहा है अतिरिक्त विवरण, ठीक है, एडिशनल डिटेल, ये अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ लिखा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मैं अविवाहित हूँ, ठीक है, या विधुर विधवा हूँ, या मेरा केवल एक ही जीवन साथी है, ठीक है। यह मैं घोषणा करती हूँ कि मैंने किसी ऐसे स्त्री पुरुष से विवाहित नहीं किया है जिसका पहले से ही जीवन साथी है। तो आप यहाँ करेंगे, यस कर देंगे, ठीक है। यहाँ जैसे सिलेक्ट का ऑप्शन रहेगा तो आप यस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे विधि द्वारा स्थापित किसी न्यायालय द्वारा कभी दोषी नहीं ठहराया। अगर आपको कभी न्यायालय द्वारा कभी दोषी नहीं ठहराया गया है तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, यस करेंगे। यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे यस करेंगे, ठीक है। अगर आपको ठहराया गया है तो यहाँ पे आप नो करेंगे। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं घोषणा करती हूँ कि मुझे कभी भी राज्य की सेवा से बर्खास्त या निष्कासित नहीं किया गया है, ठीक है। ना ही मेरी सेवाओं को परिवीक्षित अवधि के दौरान समाप्त किया गया है। तो यहाँ पर भी यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन रहेगा, आप यहाँ से यस या नो कर सकते हैं। तो इसमें आप सभी को क्या करना पड़ेगा, यस ही करना पड़ेगा। आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, अगर आपको बर्खास्त किया गया होगा तो आप इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ प्लेस, जो आपका प्लेस है यहाँ पर जैसे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में है या जिस गाँव में है यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, फीड कर देंगे, ठीक है। मान लीजिए सजनवा तो हम सजनवा यहाँ फीड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, आप प्रीव्यू का ऑप्शन चेक कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रीव्यू का ऑप्शन चेक करते हैं तो हमारा ये ऑप्शन खुलकर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन पूर्वावलोकन एप्लीकेशन
प्रीव्यू, ठीक है, आपका आ जाता है। इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, सारी चीजें सही है, ठीक है। इसको देखकर उसके बाद आप क्या करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एडिट, अगर आपका कुछ गलत है तो आप इस पर एडिट का ऑप्शन क्लिक करेंगे। गलत सही है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है, कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है आवेदन, आवेदन जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं, लेकिन भुगतान पूरा होने के बाद कोई बदलाव की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी तक आप क्या कर सकते हैं, इसको बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए आ जाता है पेमेंट का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पेमेंट आपको 400 पेमेंट करना होगा। आप देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, नीचे की तरफ यहाँ पर लिखा है पे विथ एसबीआई ई पे, यहाँ पे आप करेंगे क्लिक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप में ओके टिक लगाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे ही प्रोसीड पर आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपका एसबीआई ई पे खुलकर आ जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आप पेमेंट चाहे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर क्यूआर का ऑप्शन करते हैं, ठीक है। क्यूआर से और उसके बाद क्या करेंगे, पे नाउ, ठीक है, पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही पेमेंट हो जाता है आपका यहाँ पेमेंट रिसिप्ट डिटेल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, इसको प्रिंट करके आप रख लीजिए। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप बैक चले जाइएगा। जैसे ही बैक जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आ जाता है आपका, ठीक है, फॉर्म, और यहाँ पर क्या रहा है, पेमेंट कंप्लीटेड दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप व्यू एप्लीकेशन पे क्या करेंगे, क्लिक करके देख लेंगे। जैसे ही व्यू एप्लीकेशन करते हैं तो ये देखिए आपका फॉर्म पूरा खुलकर आ जाता है, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको क्या करेंगे, आप प्रिंट करके इसको रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ प्रिंट का ऑप्शन आता है, इसको आप क्या करेंगे, प्रिंट कर लेंगे, ठीक है। यह सिंपल सा प्रोसेस था। इस प्रोसेस को आप आसानी से अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। यदि कोई प्रॉब्लम होता तो इस वीडियो को पुनः आप देख लीजिएगा, ठीक है। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।